एलिप्स की एक्सरसाइज है ना, वेरी शॉर्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 16, 19। सर आपके में 20 क्वेश्चन है, आपके में कितने क्वेश्चन है? मेरे में 18 है। अच्छा, मेरे में जो मैंने भेजी थी उसमें नहीं है, वो नहीं है, उसके नई वाली बुक है ना, उसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। हाँ सर, ये मेरी है। ये नई वाली बुक है। अब 2 पार्ट हो गए, नहीं इसकी है सर, इसके पास है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें और उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं हाँ सर। 11th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose foci are at ±3,0। यही क्या हाँ ये है। कौन सी बुक से? नई वाली बुक से है ना आपने की? किससे की? नहीं, मेरी पुरानी बुक है, इससे भी पुरानी। सर ये दोनों सेम ही है। सर सेम ही है सर, जो नई वाली है। हाँ, ठीक है, ऐसी थी ना। हाँ ये तो सर ये हाँ, इसी के लिए नहीं सर, इससे भी पुरानी। चलो, उसमें 19 क्वेश्चन था ना। हाँ 19 हाँ, तो मेरे वाले 19 है, चलिए। इसमें है 19। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose foci are at, तो फोकस दिया हुआ है ±3,0, फोकी आर एट ±3,0, passes through 4,1। सर इसको FY मान लीजिए ना, पास। हाँ, तो इससे पास करना है और मुझे एक ऐसे एलिप्स की बतानी है, इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो ±3,0, ओके, यही दिया है। तो AE की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी AE, और जो एलिप्स है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि प्लस माइनस इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह का एलिप्स होगा। x एक्सिस पर अगर फोकस है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। तो इसमें ऑब्वियसली जो a है उसकी वैल्यू b से बड़ी है, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स मान ली। अब अगर ये एलिप्स इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो रख दिया यहाँ पर। तो 16 अपॉन a² प्लस 1 अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो ये एक इक्वेशन आ गई a² b², ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ एसेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो E इज इक्वल टू √1 माइनस b² अपॉन a²। E की वैल्यू मैं यहाँ से रख सकता हूँ 3/a, तो यहाँ से रख दिया E इज इक्वल टू 3/a इज इक्वल टू 1 माइनस b² अपॉन a² का रूट दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। 9 अपॉन a² इज इक्वल टू 1 माइनस b² अपॉन a², ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी मुझे। तो देखो दो वेरिएबल है a² b², और दो इक्वेशन है, तो यहाँ से सॉल्व के आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए a² कट जाएगा। 9/a² इज इक्वल टू a² एलसीएम a² माइनस b² बनता ना, a² माइनस b², a² से a² कट गया, तो a² माइनस b² की वैल्यू आ गई 9। तो किसी की भी वैल्यू निकालो यहाँ से, तो मान लो मैंने a² निकाली है 9 प्लस b², ये वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पर। तो 16 अपॉन a² की जगह लिख दिया 9 प्लस b² एंड प्लस 1 अपॉन b² इज इक्वल टू b² की जगह मैंने x लिख दिया ऐसे, ठीक है। और x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो b² की वैल्यू आ जाएगी। इसको उधर भेज दीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 16 अपॉन 9 प्लस x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x, x एलसीएम x माइनस 1 एंड 16 अपॉन 9 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 16x इज इक्वल टू, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9x माइनस 9 x² माइनस x, तो कितना आ जाएगा x² राइट हैंड साइड में, ठीक है। 9x माइनस x 8x और 8x माइनस 16 माइनस 8x, और ये माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 9 एंड 1, ठीक है। तो 8 को क्या लिखेंगे 9 माइनस 1, माइनस 8 को क्या लिखेंगे माइनस 9 प्लस 1, इसको मैंने डायरेक्ट बताया था। तो बीच वाले नंबर क्या लिख सकते हैं माइनस 9 प्लस 1। तो x की वैल्यू हो जाए, साइन चेंज कर दीजिए 9 एंड माइनस 1 और x² कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएंगे आपकी दो वैल्यूज, ठीक है। तो b² की वैल्यू एक तो 9 आ गई और b² की वैल्यू माइनस 1 क्योंकि x b² का, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी क्योंकि हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ से तो कुछ पॉसिबल ही नहीं क्योंकि नेगेटिव तो आ नहीं सकता किसी नंबर का स्क्वायर। तो b की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ रख दीजिएगा।
तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस 3 स्क्वायर, ये भी 9 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9, तो ए आ जाएगा रूट 2 इंटू 9 और 9 बाहर आ जाएगा 3, तो 3 रूट 2, तो ये ए आ जाएगा। यहाँ पर रख दीजिएगा, इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। आया समझ में? नेक्स्ट है 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो अब मैं इक्वेशन बना दे रहा हूँ, बस इसको नोट करो। सर सेंटर निकालना पड़ेगा। अरे वो दरवाजा खोल दे, इसको खोल दे। नहीं सर, प्रीव्यू बंद होगा तो बंद कर दो, बंद ही करवा बंद होगा। ये टेबल किसका हो रहा है? हाँ टेबल लगा दो, टेबल बंद करके लगा दे। हाँ देखो सेंटर ऐसे निकालते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। इसका सेंटर निकालना है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू ये। सर अगर ऊपर -2 ना हो तो? हाँ तो +2 होगा। सर अगर एक ही वेरिएबल हो तो? तो अरे मतलब एक वेरिएबल में तो इलिप्स बनेगा ही नहीं। अरे सर जैसे x -2 का आपने होल स्क्वायर लिखा, x स्क्वायर लिखा होगा। यस हाँ तो मैं बता देता हूँ आपको, इससे देखो कंपेयर करेंगे इसको, x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो इसका सेंटर होता है 0, मतलब कैपिटल X की वैल्यू 0, कैपिटल Y की वैल्यू 0। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो कैपिटल X आ जाएगा x माइनस 2 और कैपिटल Y आ जाएगा y माइनस 3। ठीक है, तो सेंटर ये है 0, तो कैपिटल X की जगह 0 रख दिया, तो स्मॉल x मिल जाएगा यहाँ से। तो स्मॉल x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। अब जो कुछ भी हो, यहाँ मान लो 2 और 3 ना हुआ तो स्टैंडर्ड इलिप्स है 0, अगर यहाँ पर सिर्फ 2 हुआ 3 नहीं हुआ, तो 3 नहीं हुआ तो वो तो 0 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट आपका 2 आ जाएगा। बीच में अगर प्लस हुआ तो हम माइनस बना लेंगे, माइनस टाइम्स माइनस करके, उससे हो गया। इसके डाउट में टाइम निकल जाएगा। सर वेरी शॉर्ट सर बहुत 12th क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन सर इधर का मतलब ये हो गया ना। ये भी होगा। 12th क्वेश्चन है, गायब क्यों है? तो कुछ कंटेंट तो नहीं गायब है? सर क्या होगा? रफ वर्क किया होगा, देखिए जो पेजेस खाली है, एडिशन और ये पर ज्यादा प्रैक्टिस करिए इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose eccentricity is 2/3। एसेंट्रिसिटी दिया हुआ 2/3, लेटस रेक्टम 5 दिया हुआ है और सेंटर ओरिजिन पर है, सेंटर। ठीक है, तो सिंपल है, लेटस रेक्टम 5 दिया हुआ है और इलिप्स की बात करें तो लेटस रेक्टम इलिप्स का क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन, इसकी वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है। एसेंट्रिसिटी 2/3 दिया हुआ है, तो एसेंट्रिसिटी क्या होती है रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो ये इसमें से वैल्यू निकालेंगे सर, वैल्यू निकाल सकते हैं, b स्क्वायर 4 अपॉन 9 है, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, कितनी 5a बाई 2 और बाई a स्क्वायर था, तो एक a से कट जाएगा, तो देखो 4/9 इसको इधर ले आए तो 5/2a इज इक्वल टू 1 माइनस 4/9, 9 एलसीएम 9 माइनस 4 5, 5 से 5 कट जाएगा तो 2a की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो a आ जाएगा 9/2, इसको यहाँ रख देना, b आ जाएगा। समझ गए? आप कर लोगे, a की वैल्यू 9/2 आ गई, यहाँ रख देना। ठीक है, तो b की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 into 9/2, तो b स्क्वायर आ जाएगा 5 into 9 45 अपॉन 4, तो यहाँ से b निकालिएगा, क्या आ जाएगा 3√5 डिवाइडेड बाय 2। सर b निकालने की जरूरत नहीं होती, b स्क्वायर तो पहले से होता है, ये स्क्वायर
हाँ ये स्क्वायर की वैल्यू आ जाए। इक्वेशन अच्छा हाँ ठीक, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर लगा दीजिए। 16 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी। तो फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? 2ae होता है ना, ae, 0 माइनस ae, 0। नोट कर लो पहले। आपको कौन सा पूछना है? 18 रॉड हो गया सर, इतनी वाला कल बताया था ना ऐसे क्वेश्चन। ये ज्यादा वेटिंग वाला सेम है रॉड ऑफ moves with the ends always sitting in contact लेकिन with the locus of the hands is 3 cm from the end in contact with x-axis। हाँ सेम है। केपी हाँ? की हो जाएगी। आपने ट्राई नहीं किया है? 90 क्वेश्चन ये बता। सर देख के लगा कि नहीं एग्जैक्टली सेम है। क्या हो गया था? उसमें 6 दिया था, इसमें 3 दिया हुआ है। एक्स एक्सिस से ये मूव कर रही है तो उसकी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स पता है एक्सिस। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया मेरा। 16 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस। देखो ये इलिप्स बता दो, इसके जो फोकस है माइनस ae, 0 और प्लस का ae, 0। तो ये लेंथ कितनी है? ae, और ये वाली लेंथ भी कितनी है? ae। तो फोकस के बीच का डिस्टेंस हमेशा 2ae होता है ना, कहीं पर भी हो। तो 2ae और ये कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ? डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स ये होता है प्लस माइनस a बाई e। तो अगर ये a बाई e है x की वैल्यू, तो ये लेंथ कितनी है? a बाई e, और ये वाली लेंथ भी a बाई e। तो ये कितना है? 2a बाई e। तो ये कितना दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन देयर? 18 दिया हुआ है। ठीक है, पूछा क्या है इसमें? इक्वेशन पूछनी है। तो ए और तो देखो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है ना, तो ए और ई तो यहीं से निकल आएगा, और जैसे ए ई निकल आएगा तो हमारे पास एक रिलेशन है ए ई और बी के, है ना, e स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो उसे वो भी आ जाएगा। कर देते थोड़ा सॉल्व। तो देखो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। आपको बताया था उसमें जीपी में जब इक्वेशन जो रहती है उसमें जो नंबर्स रहते हैं वो मल्टीप्लाइड रहते हैं वेरिएबल्स, तो उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके उनको जल्दी सॉल्व किया जाता है। तो डिवाइड कर दिया तो देखो 2a से 2a कट गया, e ऊपर जाएगा e स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको काट दो 4 और 9, 4/9। तो e की वैल्यू कितनी है? 2/3 माइनस 2/3 नहीं है, पॉजिटिव है। तो e इज इक्वल्स टू 2/3 आ गया, यहां रख दिया a into 2/3 इज इक्वल्स टू 8। तो 2 4 जा 8, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। और फिर e वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ऐसे एक और क्वेश्चन बचा बोलो, तो 19 क्वेश्चन नंबर 19। सर आपकी वैल्यू देंगे इसको जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स की इक्वेशन बतानी है whose distance from 0, 4 are 2/3 of their distance from the line y is equal to। ये करा? अरे नहीं है, पता नहीं सही सही है तो पूरा आ जाता। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, तो वो सारे पॉइंट बता दे, एग्जाम्पल में देगा था। हाँ देखो भी आ जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स। वो सारे पॉइंट्स की इक्वेशन बतानी है जिसका डिस्टेंस दिया हुआ किसी से। तो वो पॉइंट जो घूम रहा है ना उसको ये मान लिया मैंने h, k। ठीक है, इसकी इक्वेशन बतानी है, काइंड ऑफ लोकस बताना है आपको जिसकी डिस्टेंस इससे किस पॉइंट से 0, 4, मतलब ये फिक्स पॉइंट हो गया 0, 4 से। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? pf इज 2/3 ऑफ देयर, उन सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस किस लाइन से? y is equals to 9, y is equals to 9 एक लाइन है, इससे डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या pm बोल सकते हैं? देखो क्या ये इक्वेशन समझ में आई? अब पढ़ो क्वेश्चन।
Find the equation of the set of all the points whose distance from 0, 4 are 2/3 of their distance from this line. ये तो सर पहले क्वेश्चन दिया है, तो वैसे ही है सर। पहला क्वेश्चन उसमें सर सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पूछ दिया सर, मतलब सर हाँ वही तो कंफ्यूज कर दिया ना, बस कुछ नहीं है, अब तो लोकस निकालना है बस। ये तो इक्वेशन बता देंगे। तो BF क्या हो जाएगा, रूट ऑफ h माइनस 0 का होल स्क्वायर k माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो पता है पॉइंट की लाइन से कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, h कॉमा k मान लो, डायरेक्ट ये पॉइंट उसमें रख देते हैं, है ना। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो h तो नहीं रख पाएंगे, k रख देंगे, कितना आ जाएगा k माइनस 9 और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ हाँ x का स्क्वायर और y की कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो x का तो है ही नहीं, y का कोएफिशिएंट है और इसका मॉड लगाएंगे। तो हम जनरली इसको xy मान के कर देते थे डायरेक्ट, है ना। अभी तक ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, तो h k मान के बस दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा और लास्ट में h k की जगह क्या रख देंगे, x y रख देंगे, क्योंकि वो इक्वेशन पूछ रहे हैं ना, इक्वेशन x y का कर दीजिए सर सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। हाँ तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ना यही होगा, देखो ये सारे पॉइंट्स हैं। सारे पॉइंट जो सर इक्वेशन आएगी वो सारे पॉइंट्स के लिए कॉमन होगी सर, वही। हाँ ऐसा बोल सकते हो आप, वो सेट बन जाएगा, है ना। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म होता है ना, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा होता है जो सारे पॉइंट्स फॉलो करते हैं, तो उसको एक काइंड ऑफ सेट भी बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सेट बोलते हैं। हो जाएगा, हाइपरबोला स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट में पूछना है, हाइपरबोला पढ़ा दो पहले, उसके बाद पूछेंगे। ये तो पढ़ा दो, कल पूछ लेंगे। एक साथ सर मेरे वेरी शॉर्ट है तो खाली पे आंसर नहीं है सर, नहीं सर उसकी एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज के आंसर है नहीं है हाँ 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन सर इसी चैप्टर में है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइपरबोला, हाइपरबोला क्या क्या, ये AE कैसे होता है, नहीं कैसे आ गया। चलो आपको हाइपरबोला बताते हैं। हाइपरबोला में फोकस यही होता है, अभी पढ़ने वाले हाइपरबोला, तो सेम कॉन्सेप्ट आप इलिप्स में भी लगा सकते हो। तो हेडिंग डालिए हाइपरबोला। एनसीईआरटी में आपका जो फोकस है ना इलिप्स का, क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें c,0 और -c,0 दिया होगा, ठीक है। और ये a तो होता है, ये a,0 और ये 0, b होता है। तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल उनके में आ जाता है, तो यहाँ से आप रिलेशन कुछ निकाल देते हो, तो a² = b² + c²। तो आप c एक्स्ट्रा कर देते हैं, है ना, जिसकी जरूरत नहीं है ना। और फिर बाद में एक और रिलेशन c = a, तो ये एक रिलेशन एक्स्ट्रा हो जाता है अगर आप c को इन्वॉल्व करते हो, ठीक है। एसेंट्रिसिटी = c/a। हमने पढ़ा था एसेंट्रिसिटी क्या होती है, पॉइंट की पॉइंट से डिस्टेंस और पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस, है ना। तो वहां से कुछ ऐसा पूछा जाता है, तो उसमें c वेरिएबल यूज हुआ है। तो इसके सारे क्वेश्चंस आप बिना c के कर सकते हो आराम से, है ना, बिना कंफ्यूजन के, ठीक है। यही हम अभी देख लेते हैं हाइपरबोला में कैसे आया। तो हेडिंग डालिए हाइपरबोला। अमेरिका में एक स्टेशन ऐसा है, स्टेशंस के आप जाएंगे तो स्टेशन, पुराने जो स्टेशन रहते हैं, कई वैरायटी के स्टेशन बने रहते हैं। उनके जो ऊपर का जो रहता है ना, कहीं कहीं सर्कुलर बना रहता है, कहीं कहीं ऐसा बना रहता है, शेप जैसा बना रहता है। तो अमेरिका में एक स्टेशन है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, और उसकी जो वॉल्स है वो ऐसी बनी है। स्टेशन से जो निकलने वाला एरिया होता है ना, आप देखो ऐसे गुंबद जैसा भी बना रहता है, तो इस तरह से बनेगा। इस तरह से फिर आगे जाएंगे तो ऑलमोस्ट तो पीछे इस तरह से रास्ता गया हुआ अंदर, ठीक है।
और इस तरह से यहाँ पर बना हुआ है, तो लोग इससे निकलते हैं, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है कि काफी डिस्टेंस है इसके बीच में, काफी डिस्टेंस है इसके बीच में। तो यहाँ पर अगर कोई आदमी खड़ा है और वो कुछ बोलता है ना, और दूसरा आदमी यहाँ खड़ा है, वो उसको सुन सकता है, बीच वालों को सुनाई दे। ऐसा नहीं कि यहाँ से आवाज आ रही है उसको सुन ले, है ना। तो यहाँ कोई बोलता है तो यहाँ पर सुनाई देगा, और थोड़ी देर बाद इसको खुद की अपनी आवाज भी सुनाई दे जाएगी। तो ये आपस में बात कर सकते हैं एक दूसरे से बिना किसी कम्युनिकेशन के। कुछ भी यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बीच में जो खड़े हैं उनको नहीं सुनाई नहीं, उनको नहीं सुनाई देगा। हाँ, अगर वो ऊपर लगाए तो सुनाई देगा। क्या ऊपर लगाए? आपके ऊपर खड़ा हो कोई ना ना, तो इसमें फाइव डाला होगा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर खड़ा हुआ आदमी यहाँ पर जरूर सुन सकता है ना। तो ऐसा क्यों है? मैथमेटिक्स की वजह से ये मैजिक है ना। मैथमेटिक्स में क्या है, जैसे जो इलिप्स है ना आपका, इलिप्स, इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे पैराबोला की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे लेजर बीम्स होती हैं, तो लेजर बीम से अगर किसी चीज को पेनिट्रेट करना है तो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, तो यहाँ पर बहुत सारे लेजर बीम से प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये सारी लेजर बीम रिफ्लेक्ट होकर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं, जिस पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं, फोकस। उसका नाम भी वैसे है ना। तो जो फोकस होता है पैराबोला का, वहां पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये सारी पैरेलल लाइंस जा रही है, बताइए कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो आपको क्या निकालना है, फोकस निकालना है इसका, फोकस पर इंटरसेक्ट। तो ये पैराबोला की प्रॉपर्टी है। इस ऐसे एलिप्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, एलिप्स की प्रॉपर्टी होती है, तो हम जानते हैं, कल बताया था मैंने, कि अगर मान लीजिए ये दो पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट से आप एलिप्स के किसी भी पॉइंट पर चले जाएंगे तो उनकी डिस्टेंस का सम हमेशा कितना रहता है, कांस्टेंट रहता है। और वो किसके बराबर होता है, 2a के बराबर होता है ना, ये डिस्टेंस। तो इसमें क्या रहता है कि अगर मान लीजिए कोई रे, लाइट रे यहां से पास करती है, पहले फोकस से निकलती है, अगर पहले कोई लाइट रे, तो वो श्योर है कि टकरा के यहां से जरूर निकलेगी, टकरा के यहां से जरूर निकलेगी। अगर एक फोकस से पास करती है तो दूसरे से टकरा के जरूर निकलेगी, ठीक है। अगर ये आपका जो इलिप्स का सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहां से किसी भी एंगल पे कहीं पर भी कैसी भी चली जाए, है ना, वो इस प्रॉपर्टी की वजह से कि ये डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम आती है, हमेशा कांस्टेंट है ना। तो ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, तो आप किसी भी उससे आप प्रोजेक्ट कर दीजिए, वो हमेशा वो दूसरे से निकल के जाएगी, ठीक। तो ये जो सरफेस उन्होंने बनाया है, ये जो सरफेस बनाया है, ये इलिप्टिकल सरफेस है। इलिप्टिकल सरफेस है मतलब ये शेप सर्कुलर नहीं, जैसे सर्कल है ना, तो ऐसा नहीं उसका फर्स्ट हाफ उठा के यहाँ पर लगा दिया, बट किसका फर्स्ट हाफ उठा के डाला है, एलिप्स का। तो एलिप्स का ये वाला एरिया यहाँ पर डाला है। तो जो स्पेस मैंने बताया था, यहाँ पर अगर कोई स्पेस है, तो यहाँ पर अगर खड़ा होता है, कोई बोलता है, तो साउंड्स भी तो वेव होती है ना। तो जब बोलता है तो वो इसके साइड से रिफ्लेक्ट होके वो पक्का श्योरली तो आराम से सुन सकता है। तो इस तरह के कई सारे मैजिक्स है, और भी इसके बहुत सारी चीजें हैं जो। और सर अगर कोई मतलब बीच में खड़ा है और साइड में दो खड़े हैं, तो अगर बीच वाला बोलेगा तो साइड में किसी को सुनाई देगा? नहीं, साइड में सुनाई देगा, बहुत पास में ही है, जो डायरेक्ट आ जाएगा उनके पास साउंड वेव वो जाता है। लेकिन सोचिए, जैसे यहां से इसने बोला, ठीक है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, तो कुछ साउंड वेव्स होंगी जो यहाँ टकरा के इस तरह से निकलेंगे, ठीक है, कुछ और आगे होंगी इस तरह से निकलेंगे, ठीक है, यहाँ से टकरा के ऐसे निकलेंगे। तो हो सकता है कुछ वेव्स जो है इसके पास से निकले, है ना, जैसे ये वाली वेव हुई इसके पास से निकले, तो उसको थोड़ा सुनाई देगा, है ना, क्योंकि कुछ वेव्स उसके पास से निकली, लेकिन सारी वेव्स यहां से निकलेंगी, तो यहाँ पर जो साउंड की है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर उसको एकदम क्लियरली सुनाई देगा कि वो क्या होगा। ऐसा है। चलिए, तो इसी तरह और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मान लीजिए, और सर बीच में खड़े होके बोले तो ना, तो उसका कोई श्योरिटी नहीं है। फोकस पे खड़े होके अगर बोलते हैं तो, इसलिए उसका एक जगह बना दिया गया है। हाँ, रिफ्लेक्टिव बनाएगा, उसको उसी माइंड थॉट से ही बनाया गया है। इस तरह से मैजिकल चीज है, उनको क्या पता, जिसने मैथ्स पढ़ा है उसको पता होगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमारा जीपीएस सिस्टम है वो कैसे काम करता है वो बताते हैं, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, कोडिंग सेक्शन जो हम पढ़ रहे वाले हैं, उन्हीं के कॉन्सेप्ट से रिलेट करके जो प्रैक्टिकल चीजें होती है वो बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई मैप है, ठीक है, ये कोई मैप है और इंडिया का मैप है। इंडिया में आपको पता है बहुत सारी जगह पर खजाना छुपा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने खजाना यहाँ पर छुपा लिया, ठीक है, आपको नहीं पता है।
और आपसे बोल दिया जाए कि ढूंढो इसको, ठीक है। लेकिन क्या किया मैंने, आप ये 3 पोजीशंस है, ठीक है। अगर मैं ये नहीं बताता हूं कि खजाना कहां है, लेकिन मैं ये बता दूं कि इससे कितनी दूरी पर है, इससे कितनी दूरी पर है, इससे कितनी दूरी पर है, तो आप एग्जैक्ट लोकेशन उसकी पता कर सकते हो। जैसे आपसे बोल दिया कि ये 50 मीटर है, यहां से 50 मीटर तो बहुत सारी जगह है ना, क्या सर्कल बन जाएंगे, यहां से 50 मीटर, और इससे बोल दिया 10 मीटर पर है, और इससे बोल दिया 20 मीटर पर है। तो अगर ये 3 पोजीशंस दे दिए आपको, तो आप इस पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस पॉइंट की आप बात कर रहे हो। जैसे मान लो इससे 50 मीटर डिस्टेंस पर है, तो क्या करेंगे, 50 मीटर डिस्टेंस पर एक इस तरह से सर्कल बन गया, ठीक है। इससे बोल दिया कि 100 मीटर डिस्टेंस पर है, तो 100 मीटर डिस्टेंस पर है, तो 100 मीटर का एक सर्कल बना गया, ये 100 मीटर डिस्टेंस होगा, 100 मीटर। और इससे बोल दिया कि 80 मीटर से, तो इससे क्या किया, एक 80 मीटर वाला सर्कल बना दिया। तो देखो ये तीनों सर्कल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कंडीशन है जो यहाँ से 50, यहाँ से 100 और यहाँ से 80 डिस्टेंस पर है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, तो ये सर्कल वगैरह बन जाता है, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो जो जीपीएस होता है ना हमारा, कैसे काम करता है, जीपीएस आपने देखा ना, जीपीएस जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का लोकेशन निकालना होता है ना, वो कैसे आइडेंटिफाई कर लेता है कि हम यहाँ पर खड़े हैं, मोबाइल का सिस्टम चेक करके, है ना, कैसे आइडेंटिफाई कर लेता है, वो इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है, कोनिक सेक्शन। और भी इसमें एडवांस, इसमें हमने सर्कल यूज किया है, ये लोग एलिप्स भी यूज करते हैं, हाइपरबोला भी यूज करते हैं। तो हाइपरबोला, ये सारे कॉन्सेप्ट यूज करके कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक आपको बेसिक आइडिया देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर एक जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, तो ये तो 2D वाला था, इसलिए हमें 3 अलग अलग जगह से लोकेशन पता लगी, ठीक है, 3 अलग अलग जगह से। लेकिन 3D सिस्टम में 4 अलग अलग जगह से। तो जैसे मान लीजिए, जैसे सोलर लाइट्स होती हैं, ये सारी चीजें जो प्लैनेट्स हैं, तो ऐसे 4 जगह से 4 अलग अलग प्लैनेट्स हैं, या फिर जो भी सोलर सिस्टम उन्होंने छोड़ा हो, ठीक है। और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है ना, तो कैसे पता करते हैं, इससे डिस्टेंस निकालते हैं, कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो कितनी दूरी पर है वो पता चल जाता है, भाई इससे इतनी दूरी पर है, तो ऐसे सर्कुलर वेव्स इससे निकलती है, जो रेडिएशंस होते हैं इससे निकलते हैं, ठीक है। और फिर इससे कितने डिस्टेंस पर है वो पता चलता है, और फिर इससे ये सारे क्या बनते हैं, ये सर्कल नहीं है, क्या है, स्फीयर है, स्फीयर है ना, स्फेरिकल सर्कल है। तो ये चारों स्फीयर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां से उसकी लोकेशन पता चलती है। आया कुछ समझ, स्फीयर क्या था, 2 डायमेंशनल 3D की बात कर रहा हूं मैं, कोई 3D ऑब्जेक्ट है और ये सोलर प्लैनेट्स वगैरह है, तो उससे जो आप सोचिए, जो ऐसे वो निकलेंगी, वेव्स निकलेंगी, तो स्फीयर के फॉर्म में निकलती है। तो 4 स्फीयर जहां पर इंटरसेक्ट करता है, वहां से आप उसकी लोकेशन बता सकते हो। अब ये स्फीयर जो जैसा इन्होंने बताया, ये एलिप्टिकल भी हो सकते हैं, है ना, डिस्टेंस उन सारी चीजों पर मेजर डिपेंड करता है। तो जीपीएस का जो सिस्टम है आपका, वो कोनिक सेक्शन पर काम करता है। सर जो वेव्स निकलती है वो सर्कुलर होना जरूरी है? तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट चला जाता है, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली सर्कुलर होती है, तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लग जाता है। जैसे क्योंकि सर्कल जो होता है ना, उसका एरिया सबसे मैक्सिमम होता है। तो जैसे आपकी वाटर बॉटल्स होती है या वाटर कैंस होती है, ज्यादातर देखेंगे सिलिंड्रिकल होती है। क्यों होती है? उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, कम उसमें जो भी आपका ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो, कम उसमें ऑब्जेक्ट लेके आप ज्यादा वॉल्यूम उसमें कवर कर सकते हो। इसी तरह से कई सारी चीजें होती हैं, उसको सर्कुलर बनाते हैं क्योंकि सर्कल का एरिया सबसे ज्यादा होता है। जैसे कोई वायर है, उसको अगर आपने वायर को रेक्टेंगल के फॉर्म में मोड़ दिया या स्क्वायर के फॉर्म में मोड़ दिया या सर्कल के फॉर्म में मोड़ दिया, तो सबसे ज्यादा एरिया किसके अंदर होगा? सर्कल के अंदर, है ना। तो अब उसमें जनरली तो सर्कल के फॉर्म में होती है। अब आजकल के सिस्टम में आप उसको किसी भी तरह से भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप क्या टेक्नोलॉजी वगैरह यूज कर रहे हो। तो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में भी हो सकती है, हाइपरबोला के फॉर्म में भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो इसी तरह से एलिप्स वगैरह के कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं दिया जाता। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये 3 सिग्नल है
और आपसे बोल दिया जाए कि यहां से ये डिस्टेंस नहीं दी हुई है बट इसके बीच का डिफरेंस दिया है, इसकी जो इससे डिस्टेंस है और इससे इसकी जो डिस्टेंस है उसके बीच का सम दिया है या डिफरेंस दिया है, तो अभी हम हाइपरबोला देखेंगे तो उसमें ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हाइपरबोला में हेडिंग डाली, स्टैंडर्ड डेफिनेशन पहले होगी, इट इज द लोकस ऑफ a point, it is the locus of a point such that locus of a point such that ये डायग्राम बना लीजिए बस डायरेक्ट। इसमें क्या होता है, पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस का रेशियो जो ई होता है, इन हाइपरबोला के केस में एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है, तो PF is equals to EE है। तो इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट ये सारी चीजें इसमें हाइपरबोला, ये बेसिक डेफिनेशन है, इसको क्वेश्चन हम आ सकते हैं, कर सकते हैं। अगली हेडिंग डालिए जिससे हम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं। तो देखिए आपको थोड़ा सा इमेजिन करवा दें कि देखो TF और PM अगर ये E1 से बड़ा है, ये बड़ा नंबर है, मान लो 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा है, ठीक है, तो बताओ PF बड़ा होगा कि PM बड़ा होगा? जब PM है उसका डबल कर रहा है तब वो PF के बराबर हो पा रहा है, PF बड़ा होगा, इससे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो PF बड़ा है, तो यहां पर भी दिख रहा है PF बड़ा है, PM छोटा है, ठीक है। तो इस तरह से कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, तो इस तरह से मूव करना है कि ये वाला डिस्टेंस बड़ा रहे और ये डिस्टेंस छोटा है, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। जो कि पैराबोला नहीं होता है, लगता है पैराबोला जैसा। तो देखिए आप यहां पर देख सकते हैं कहीं पर भी एग्जैक्ट बन हो रहा है, क्वेश्चन है सर्कुलर बना देना, सर्कुलर बना देना, ये बना लिया। इसका फोकस यहां पर होता है, आप देख सकते हैं कि फोकस से जो ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस हमेशा बड़ी है और ये वाली डिस्टेंस छोटी है, यहां पर ये देख सकते हैं ये बड़ी है ये छोटी है, तो हो सकता है दिखने में उतना ना दिखे लेकिन जनरली इसमें ऐसा होता है, इसमें डायग्राम में देखेंगे उससे उतना क्लियरली नहीं पता चलता लेकिन इसके हर एक पॉइंट में ऐसा होता है। तो ऐसे जैसे इलिप्स में दोनों तरफ बन जाता है, 2 डायरेक्ट्रिक्स होती है और 2 फोकस होते हैं, इसी तरह से इसमें भी होता है। तो यहां से अगर मान लीजिए पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है तो देखिए यहां पर किसी एक पॉइंट का ये डिस्टेंस ज्यादा ये डिस्टेंस कम, इसी तरह से यहां पर भी ऐसा पॉसिबल हो जाता है, यहां पर भी पॉसिबल, देखो ये डिस्टेंस ज्यादा है और डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करें तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसमें 2 डायरेक्ट्रिक्स होती है, अगर सीधी लाइन मिल जाए ये एक्स एक्सिस
ये y एक्सिस, ये है डायरेक्ट्रिक्स। तो देखिए अगर मैं ये वाला एक फोकस और ये वाली डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो यहां से देख सकते हैं ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है। हर पॉइंट पर आप देख सकते हैं, ऐसा फील करता है कि ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो इस तरह के सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेते तो ये बन जाता है। इसी तरह से सेम डायरेक्ट्रिक्स और फोकस को लेके यहां पर भी देख सकते हैं, इससे फोकस की डिस्टेंस ज्यादा है और इससे डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कम है ना। तो यहां पर भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां से इसके फोकस की डिस्टेंस ज्यादा है और डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कम है, ठीक है। तो इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स को लेके ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम पूरा बनाया जा सकता है ना। और सेम डायग्राम क्रिएट कर किया जा सकता है कि यही चीज यहां पर भी बन जाता है। तो इसका फोकस और ये वाली डायरेक्ट्रिक्स भी लेके आप पूरे डायग्राम को क्रिएट कर सकते हो। तो इलिप्स की तरह इसमें भी दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं और दो फोकस होते हैं, ठीक है। अब फोकस देखते हैं कैसे निकाला है, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा पहले, उसके बाद हम लिखेंगे। तो इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं। इसमें क्या क्या है तो सब चीजें, तो जानने के लिए अगर बात करेंगे तो ये ओरिजिन O है, ठीक है। फोकस अगर इंफॉर्मेशन वाइज देखें तो इंफॉर्मेशन वाइज जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट AE, 0 होते हैं। ये कैसे होते हैं मैं बताता हूं। दूसरा फोकस है F2, इसके भी कोऑर्डिनेट्स -AE, 0 उसी तरह से, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन उसमें क्या होती थी A/E, इसमें भी A/E होती है और यहाँ पर -A/E, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फोकस हो गया। वर्टेक्स जो रहता है उसके कोऑर्डिनेट A, 0 और यहाँ पर भी कितना होता है -A, 0, ठीक है। और क्या क्या चीज है, लेटेस्ट रेक्टम, तो भी वही रहता है, सेंटर 0, 0, 0, 0। तो फोकस आ गया आपका ±AE, 0। दूसरा डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x ±A/E। वर्टेक्स ±A, 0, ठीक है। A, 0। इसकी इक्वेशन कैसी होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो लिखा था उसके नीचे लिखना है x² - y² b² 1। एसेंट्रिसिटी जो आपका एलिप्स होता है, बीच में प्लस की जगह यहाँ पर क्या आ जाता है माइनस। यहाँ पर A B का कोई लफड़ा नहीं, A B कोई लफड़ा नहीं, मतलब इन द सेंस कि A और B नहीं डिसाइड करेंगे कि हाइपरबोला कैसा बनेगा। हाइपरबोला भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, या फिर इसका नाम होता है ये इक्वेशन हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहला पॉइंट करके लिख लीजिएगा, ये है आपका ट्रांसवर्स हाइपरबोला। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बोल सकते थे, लेकिन वो वर्ड इलिप्स में यूज हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर ट्रांसवर्स हाइपरबोला यूज करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल जो जैसा दिखता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स हाइपरबोला, और उसकी इक्वेशन होती है x² / a² - y² b² 1। नोट करिए। सर इसमें भी हाइपरबोला से पूछा हूं। हाँ सर जैसे कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालते हैं तो ये माइनस साइन आता है, और ऐसा होगा कि जो ये पूरा हाइपरबोला है पूरा डी राइट हैंड साइड से, तो डायरेक्ट्रिक्स दोनों प्लस हो जाएगा। हाँ, साइन नंबर जब निकाल देंगे तो माइनस, जब पूरा शिफ्ट कर दोगे यहाँ पर, डायरेक्ट्रिक्स की दोनों इक्वेशन प्लस हो जाएगी। तो डिपेंड कहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बात है, जैसे मान लो आपने शिफ्ट किया, ठीक है, उधर लेके कुछ भी कर रहे तो ऐसी इक्वेशन बनेगी, परफेक्ट स्क्वायर तो बनेगी x - h² / a² - y - k² / b²। ये है शिफ्टेड हाइपरबोला। कहां पर शिफ्ट कर दिया, h, k पर शिफ्ट कर दिया, है ना।
अब सेंटर वहां चला गया, तो अब इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे तो कैपिटल X इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e, वही आएगा। ठीक है, अब कैपिटल X की वैल्यू कितनी है, स्मॉल x माइनस h। ठीक है, तो x माइनस h इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e। तो एक बार प्लस लेंगे, जब h उधर जाएगा तो वो भी कुछ करेगा, x कितना आ जाएगा यहाँ से, h प्लस माइनस a बाई e। तो एक बार प्लस लेंगे तो प्लस वाला आंसर आएगा, उधर जाता है अगर। ठीक है, अगर माइनस लेते हैं तो अब डिपेंड करता है, अगर उधर जा रहा है ज्यादा तो h बड़ा होगा, बढ़ेगा, है ना, h बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। तो मान लो अगर एक इक्वेशन आ रही है x इज इक्वल टू 5, दूसरी आ सकती है x इज इक्वल टू 3। आई बस, है ना, तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, तो उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए और चीजें लिख लीजिए। पॉइंट्स है उसको मार्क कर देता हूँ मैं। फोकस F1 हो गया, इसको S बोल दीजिए, SA, ये पॉइंट A है और इस पॉइंट पर बोल देता हूँ K, और ये O तो है यहाँ पे, K डैश, A डैश और S डैश। देखिए, तो ये मैं बता दे रहा हूं इसका कॉन्सेप्ट कि प्लस माइनस AE कैसे हुआ है। ठीक, देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं इसकी इक्वेशन ये है, अगर इसमें लगाते हैं तो किसी भी पॉइंट से पॉइंट्स का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, ये कितना आता है, एसेंट्रिसिटी के बराबर आएगा ना। सेम कॉन्सेप्ट जाएगा एलिप्स के लिए भी। तो जैसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट की अगर बात करता हूं, ए पॉइंट की, ठीक है, तो ए पॉइंट कहां पर है, हाइपरबोला पर। ठीक है, देख लीजिए इससे पहले ना, ए पॉइंट कहां पर है, हाइपरबोला पर, है ना। तो अगर मैं बात करूं ए पॉइंट से फोकस की डिस्टेंस ऐसे हो गया, है ना, और ए पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस एक है, ये बताइए समझ, है ना। यहां पर कोई पॉइंट ले सकता था मैं, इसका फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, है ना, तो ये भी वही फॉलो करेगा। तो इसकी इससे डिस्टेंस और इसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, ये रेशियो कितना आएगा, E आएगा। तो यहां से एक इक्वेशन आ जाता है, SA इज इक्वल टू E टाइम्स K, इक्वेशन नंबर, ठीक है, तो बताइए इसमें। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई। अब मैंने क्या किया, क्या A डैश, ये देखो K डैश पॉइंट ये वाला है और A डैश ये, तो A डैश के लिए भी यही फॉलो करेगा। देखो A डैश जो दूसरा वाला पार्ट है, इसके किसी एक पॉइंट से इसकी डिस्टेंस और डायरेक्ट से डिस्टेंस, उसका रेशियो भी ये आएगा। तो मैंने इसका A डैश वाला पॉइंट ले लिया, तो A डैश का S से डिस्टेंस अपॉन, तो फोकस से डिस्टेंस, डायरेक्ट से क्या डिस्टेंस है, A डैश का K से डिस्टेंस, ये भी E के बराबर होगा। तो यहां से S A डैश किसके बराबर आ जाता है, E K A डैश। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, यहां तक आया था, फिर दो इक्वेशन बन गई, ये नोट कर लिया होगा। तो मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो SA प्लस SA डैश इज इक्वल टू E कॉमन ले लिया, KA प्लस KA डैश, क्या होगा, मैंने इसी फोकस और इसी डायरेक्ट्रिक्स को कंसीडर किया। तो पहले इस पार्ट के एक पॉइंट से फोकस की डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस, फिर इस पार्ट के एक पॉइंट से वही फोकस और वही डायरेक्ट्रिक्स, तो A डैश S A डैश K, ठीक है, ये दोनों को ऐड कर दिया। तो देखो SA जो लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, ओरिजिन के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो SA को लिख सकता हूं मैं SO माइनस OA, SO माइनस OA। देखो ये बात नहीं समझ में, SA इसको मैं लिख सकता हूं SO माइनस OA, ये बताइए समझ में, ये है
एस ए इज इक्वल्स टू एस ओ माइनस ओ ए। के की बात नहीं हो रही ना, के तो यहां आ गई, ठीक। इसी तरह से मैं एस ए डैश को लिख सकता हूं, एस ए डैश को क्या लिख सकता हूं मैं, एस ओ प्लस ओ ए डैश, एस ओ प्लस ओ ए डैश इज इक्वल्स टू ई टाइम्स के ए को क्या लिख सकते हैं उसी तरह से, के ए को लिख दिया मैंने ओ ए माइनस ओ के, ओ ए माइनस ओ के प्लस के ए डैश, के ए डैश इसको क्या लिख सकते हैं, ओ के और ए डैश ओ, ओ के प्लस ए डैश ओ। ये आपने पूछा इसलिए बता रहा हूं। तो देखिए अब इसमें से देखो क्या ओ ए और ओ ए डैश दोनों की लेंथ सेम, ओ ए और ओ ए डैश, तो कट जाएगा प्लस माइनस पे, यहां आ जाएगा 2SO इज इक्वल्स टू ई टाइम्स, यहां पर ओके से तो ओके ओके हो गया, ओ ए प्लस ओ डैश ए, ओ ए और ओ डैश ए दोनों लेंथ भी सेम है, तो 2 टाइम्स ओ ए लिख सकता हूं, 2 से 2 कट जाएगा, तो एस ओ की लेंथ कितनी आ जाती है, ओ ए कितना है, ए है, तो ए और एस ओ क्या है देखो, इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई, ए ई आ गई, तो इसलिए उसके एक्सिस कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, ए ई कॉमा 0 है ना, और इसी तरह से बता सकते हो उतनी डिस्टेंस होता है माइनस ए, ठीक है। अब इसको कुछ लोग सी कॉमा 0 लिख देते हैं, फिर वहां से सी की वैल्यू मिल जाती है ए। आई हो सर, इसी तरह से आप यही कैलकुलेशन से डिराइव कर सकते हो कि डायरेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये भी कितनी आएगी, ए बाई ए, इसी तरह के कैलकुलेशन से। तो मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं आता, इसलिए मैंने बताया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। फाइनली आपको याद रखना है कि ए ई आता है, ए ई कॉमा 0 आता है, माइनस ए ई कॉमा 0 आता है, ठीक, उसको निकाला जा सकता है। तो बस ठीक है, इसको क्वेश्चन करते हैं, देखिए तो सारी चीजें हमें पता चल गई यहाँ से। लेटेस्ट रेक्टम लिख लिया, लेटेस्ट रेक्टम, हाँ एसेंट्रिसिटी निकाली है, इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, लेटेस्ट रेक्टम लिख लीजिए, लेटेस्ट रेक्टम भी वही होता है, उसी के नीचे लिख लीजिए 2b² अपॉन a, लेटेस्ट रेक्टम। एसेंट्रिसिटी देखते हैं, एसेंट्रिसिटी देखो निकालेंगे कैसे एसेंट्रिसिटी को, एसेंट्रिसिटी निकालेंगे, लिख लो इसको, हो गया ना। एसेंट्रिसिटी देखिए, तो एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला 1 + b²। ठीक है, अब ये निकला कैसे, देखो ये p पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x, y है, उससे इसको कनेक्ट कर दिया और इससे डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डाली p है। तो हम जानते हैं जो PS है वो किसके टाइम के बराबर होगा, EPM। तो PS निकाल दिया, √(x - AE) का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E टाइम्स PM। जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर है, ये KS के बराबर होगी, और KS को मैं क्या लिख सकता हूँ, KS इसको लिख सकता हूँ मैं OS माइनस OK। तो OS लेंथ कितनी है, देखो ध्यान से, OS है सर AE, और OK लेंथ कितनी है, तो इससे मैंने E को अंदर भेज दिया और A को बाहर निकाल दिया, A बाहर निकाल लिया, तो यहाँ E - 1/E बचेगा, और E अंदर भेज दिया, E² - 1 बचेगा। आया समझ, आगे
और यहाँ पर लिखा हुआ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2ae प्लस वाई स्क्वायर, और दोनों तरफ कर दिया स्क्वायर। एक्स दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर अंदर और इसका होल स्क्वायर e पावर 4 प्लस 1 माइनस 2e स्क्वायर। सर ए इसमें ए का कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो पड़ जाएगा ना सर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर e पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कुछ कट रहा है? यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी अकेले, OS minus OK AS ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ये डायरेक्ट्रिक्स में ये हाइपरबोला था, ये हमने पी पॉइंट लिया था, ये एस था है ना, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला था, ये एम, ओ था, ये ओ था और ये के था, यहाँ से इसको कनेक्ट किया था, तो पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम लिखा था, और फिर पी एम को क्या लिख दिया था के एस के बराबर, नहीं होगा ना, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला एन, के एन के बराबर होगा ये, है ना, तो रेक्टेंगल बनेगा। अब के एन को मैं लिख सकता हूं ओ एन माइनस ओ के, और ओ एन कितना हो देखो, अगर ये एक्स कॉमा वाई है तो ये एक्स कॉमा 0 होगा, उसी के नीचे है ना परपेंडिकुलर डाला है, तो ये एक्चुअल में एक्स माइनस है, एक्स माइनस ए बाई। अब यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम हो गया, तो यहाँ से सॉल्व करिएगा, x माइनस ए बाई ई है और लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करिएगा, ये कुछ इस तरह का आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वाई, जैसे एलिप्स में आया था ना वैसे कुछ आएगा, और इस चीज को क्या बोल देते हैं बी स्क्वायर, तो इसको जब बी स्क्वायर बोलेंगे ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं जो ई आएगा दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का, इसको करिएगा सॉल्व, होल स्क्वायर कर दीजिएगा और एलिप्स की कैलकुलेशन देखिएगा दूसरी तरह से यहाँ पर, अगर नहीं आएगा तो मैं इसको कल बताऊंगा, ठीक है। तो ये इसकी एसेंट्रिसिटी रहती है, तो ये हमने ट्रांसवर्सल हाइपरबोला पढ़ लिया जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल है। अभी दूसरा हाइपरबोला है, इसको कल पढ़ेंगे, जो ऊपर और नीचे इस तरह से बनता है, इसको कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते हैं। इसमें एक और दो चीजें और है, ट्रांसवर्सल एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होती है 2a होती है, जैसे उसमें जो नीचे होती है मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस होती है, जैसे मेजर एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, वो 2a हो जाती है, और इसी तरह से इसके साथ जो ऊपर वाली होती है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, जिसको बोलते हैं 2b। तो इससे रिलेट करके एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है हाइपरबोला की वो आप कर लीजिएगा, ठीक है, सारी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, इसी तरह कौन सा एक्सरसाइज है। कल और हम लास्ट क्लास करेंगे हाइपरबोला की, उस पर कुछ कॉन्सेप्ट और नॉन स्टैंडर्ड हाइपरबोला वो देखेंगे, और उसके बाद